शुरुआत एक बहुत ही आम सी स्थिति से करते हैं। अगर कोई सोचे कि सुबह की शुरुआत एक कॉफी के प्याले और अखबार के साथ हो रही है। बिल्कुल एक आम सी सुबह है। हाँ, लेकिन अचानक पता चले कि उस कॉफी की कीमत रातों रात दोगुनी हो गई है। और वजह वजह ये हो कि हजारों किलोमीटर दूर किसी समुद्र में एक जहाज को रोक दिया गया है। और ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, मतलब आज की दुनिया की सच्चाई यही है। बिल्कुल। आमतौर पर जब हम युद्ध शब्द सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? सैनिक, टैंक, सीमाएं, गोलियां। लेकिन आज के इस गहन विश्लेषण में, या कहें इस डीप डाइव में, हम जिस स्थिति को डिकोड करने जा रहे हैं वो युद्ध की हर पुरानी परिभाषा को पूरी तरह से ध्वस्त कर देती है। सही कहा। और हम बात कर रहे हैं 28 फरवरी 2026 को पश्चिमी एशिया में शुरू हुए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की। मतलब ये एक ऐसा सैन्य अभियान है जिसने रातों रात पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक तरह से बंधक बना लिया है। हाँ, और आज का हमारा मिशन भी यही है, ये समझना कि कैसे एक क्षेत्रीय टकराव ने वैश्विक सप्लाई चेन को अपना सबसे घातक हथियार बना लिया है। और श्रोताओं के लिए ये समझना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ये केवल 2-3 देशों के बीच का सीमा विवाद नहीं है। देखिए, इसके पीछे जो भू राजनीतिक, आर्थिक और सबसे बड़ी बात सांस्कृतिक दांव लगे हैं, वे इतने गहरे हैं कि उनका असर दुनिया के हर हिस्से पर पड़ रहा है। हम्म, इसे समझने के लिए मैं एक सादृश्य या एनालॉजी का इस्तेमाल करना चाहूंगी। यह स्थिति एक ऐसे शतरंज के खेल जैसी है जहां न केवल मोहरी एक दूसरे को काट रहे हैं, बल्कि पूरा का पूरा बोर्ड ही आग की लपटों में घिरा हुआ है। क्या बात है, ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। पूरा बोर्ड ही जल रहा है। हाँ, और इस आग की आंच से कोई भी महाद्वीप अछूता नहीं है। अब इससे पहले कि हम इस ऑपरेशन की बारीकियों में उतरें, हमारे स्रोत सामग्री को लेकर एक बात पूरी तरह से स्पष्ट कर देना जरूरी है। हाँ, ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है। तो हमारे पास जो लेख, शोध और नोट्स हैं, उनमें इस युद्ध में शामिल पक्षों जैसे अमेरिका, इजराइल और ईरान, उनकी रणनीतियों पर बेहद कड़े दावे किए गए हैं। मतलब स्रोत सामग्री में कई जगह बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल है। जैसे इस पूरे टकराल को नेतन्याहू का युद्ध कहा गया है, या फिर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों की बहुत तीखी आलोचना की गई है। बिल्कुल, और ठीक यही बात ध्यान में रखनी है। इस डीप डाइव का उद्देश्य किसी भी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन करना या किसी के पक्ष या विपक्ष में कोई तर्क गढ़ना बिल्कुल नहीं है। हमारा काम सिर्फ रिपोर्ट करना है। सही बात है। एक तटस्थ विश्लेषक की तरह हम बस ये देखेंगे कि मूल स्रोत ने इस संघर्ष को किस नजरिए से प्रस्तुत किया है। तो इस ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की जड़ों की तरफ चलते हैं। चलिए। स्रोत बताता है कि जून 2025 में जो 12 दिनों का युद्ध हुआ था, वो तो महज एक कॉटन रेजर था। मतलब एक छोटी सी झलक भर था। एक ट्रेलर की तरह। हाँ, ट्रेलर। असली तबाही की शुरुआत तो 28 फरवरी 2026 को हुई, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर एक अभूतपूर्व और विशाल सैन्य हमला कर दिया। और इस हमले का पैमाना इतना व्यापक था कि इसे सिर्फ एक हमला कहना हालात को कम आंकना होगा। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से उस भयानक मानवीय कीमत का उल्लेख करता है जो इस अभियान ने चुकाई है। आंकड़ों की बात करें तो कई हजार ईरानी नागरिक और सैन्य अधिकारी मारे जा चुके हैं। हाँ, और जिनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब आधे से ज्यादा, आम नागरिकों का है। और इस पूरे अभियान का सबसे बड़ा रणनीतिक झटका तब लगा जब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी की इन हमलों में हत्या कर दी गई। ओह, जरा रुकिए, यहीं पर स्रोत में एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है जो मैं समझना चाहूंगी। कैसा विरोधाभास? मतलब सैन्य रणनीति और कूटनीति के इतिहास में अक्सर हेड ऑफ द स्नेक यानी सांप का फन कुचलने की थ्योरी पढ़ाई जाती है। हाँ, ये तो बहुत क्लासिक मिलिट्री थियरी है। बिल्कुल, ये माना जाता है कि अगर किसी भी सख्त सैन्य ढांचे या देश के शीर्ष नेतृत्व को एक झटके में खत्म कर दिया जाए तो वो पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है, क्योंकि आदेश देने वाला ही कोई नहीं बचता। सही बात है। लेकिन स्रोत कह रहा है कि शीर्ष नेताओं की हत्या और इतने बड़े पैमाने पर तबाही होने के बावजूद ईरान का पतन नहीं हुआ है। यहाँ तक कि उनका यूरेनियम भंडार भी पूरी तरह से सुरक्षित बताया जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है?
ये थ्योरी यहाँ फेल क्यों हो गई? यही तो, ये विरोधाभास ही इस पूरे युद्ध की सबसे बड़ी पहेली है। इसका जवाब हवाई ताकत, जिसे हम एयर पावर कहते हैं, उसकी बुनियादी सीमाओं और भूगोल के संयोजन में छिपा है। मतलब सिर्फ हवाई हमलों से काम नहीं चलता। बिल्कुल नहीं। देखिए, स्रोत स्पष्ट करता है कि अमेरिका की वर्तमान रणनीति लगातार और अंधाधुंध बमबारी करने की है। इसे सैन्य भाषा में सैचुरेशन बॉम्बार्डमेंट कहा जाता है। लेकिन समस्या यह है कि ईरान कोई छोटा सा मैदानी देश नहीं है। ये एक अत्यंत विशाल और जटिल भूगोल वाला देश है, जहां पहाड़ों की बहुत लंबी लंबी श्रृंखलाएं हैं। तो वो सब कुछ पहाड़ों के अंदर है। हाँ, किसी भी इतने बड़े राष्ट्र के बुनियादी ढांचे और जो उनकी गहरी भूमिगत सुरंगें हैं, उन्हें सिर्फ आसमान से बम गिराकर पूरी तरह नष्ट कर देना व्यावहारिक रूप से असंभव है। ओह, समझ गई। मतलब सिर्फ आसमान से युद्ध नहीं जीता जा सकता, खासकर तब जब दुश्मन ने अपनी सबसे कीमती चीजें पहाड़ों के अंदर बहुत गहराई में छुपा रखी हों। यही इसका तकनीकी पहलू है। और इसके अलावा ईरान ने दशकों से अपनी सैन्य और मनोवैज्ञानिक रणनीति को एक बहुत ही लंबे और थका देने वाले युद्ध के लिए ढाला है। इसे वॉर ऑफ एट्रिशन कहा जाता है। वॉर ऑफ एट्रिशन मतलब सामने वाले को थका कर हराना। बिल्कुल। उन्होंने कभी ये उम्मीद ही नहीं की थी कि वो हवा में अमेरिका का मुकाबला कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने नुकसान सहने और फिर भी टिके रहने की क्षमता विकसित की। और शायद यही वॉर ऑफ एट्रिशन हमलावरों के लिए उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प डेटा पॉइंट की ओर इशारा करता है यहाँ पर। हाँ, हथियारों की लागत वाला पॉइंट है ना। हाँ, इस लगातार बमबारी को जारी रखने के लिए अमेरिका को अपने सबसे महंगे और अत्याधुनिक हथियारों का अंधाधुंध इस्तेमाल करना पड़ रहा है। मतलब पेट्रियट मिसाइलें, थार्ड इंटरसेप्टर और टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों के भंडार बहुत तेजी से खाली हो रहे हैं। और ये हथियार कोई सस्ते नहीं आते। बिल्कुल नहीं। अगर गहराई में जाएं तो एक आधुनिक मिसाइल को बनाने में महीनों लगते हैं और लाखों करोड़ों डॉलर खर्च होते हैं। आप एक सस्ते से ड्रोन को गिराने के लिए कई मिलियन डॉलर की मिसाइल हर बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही घातक असंतुलन है। मतलब जब उत्पादन की गति आपकी खपत की गति से बहुत पीछे रह जाती है, तो सैन्य ढांचा चरमराने लगता है। स्रोत ने इसके लिए एक बहुत ही चिंताजनक शब्द का प्रयोग किया है, युद्ध की थकान या वॉर वियरीनेस। अमेरिकी नौसेना जो महीनों से हाई अलर्ट पर रहकर लगातार ऑपरेशन चला रही है, अब वो इस थकान का शिकार हो रही है। तो मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की थकान। हाँ, जब आपके पास असीमित हथियार ना हो और नाविकों पर मानसिक दबाव चरम पर हो, तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना की प्रभावशीलता भी कम होने लगती है। ये बहुत दिलचस्प है। तो अगर आसमान से दागी गई मिसाइलें निर्णायक जीत नहीं दिला पा रही हैं और उल्टा हथियारों का भंडारी खाली हो रहा है, तो जाहिर है कि रणनीति में बदलाव होगा। बिल्कुल, और यहीं पर अर्थशास्त्र की एंट्री होती है। हाँ, और यहीं पर ये डीप डाइव एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेता है। जब सैन्य हमलों से त्वरित जीत नहीं मिलती, तो युद्ध का मैदान अर्थशास्त्र की ओर मुड़ जाता है। स्रोत के अनुसार ईरान ने अपने सैन्य नुकसान की भरपाई करने के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था का ही शस्त्रीकरण या वेपनाइजेशन कर दिया है। इसे ही भू राजनीतिक विशेषज्ञ नो पीस नो लार्ज स्केल वॉर का चरण कहते हैं। मतलब न तो शांति है और न ही पूर्ण युद्ध। ये कैसी स्थिति है? ये वो स्थिति है जहां दोनों पक्ष एक दूसरे को पूरी तरह नष्ट तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वे एक दूसरे का खून चूसने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान ने इसका जवाब एक ऐसी आर्थिक नाकेबंदी से दिया है जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। इसे एक उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की मुख्य धमनी यानी मेन आर्टरी को बहुत जोर से दबा दिया हो। हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य की बात कर रही है ना? हाँ बिल्कुल। स्रोत बताता है कि ईरान ने हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य, जिसे अंग्रेजी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कहते हैं, उसको ब्लॉक कर दिया है। ये एक बेहद संकरा समुद्री रास्ता है, लेकिन दुनिया का लगभग 30% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। 30%? ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, इसे बंद करने का सीधा मतलब है ऊर्जा की वैश्विक सप्लाई चेन का दम घोटना। देखिए, हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य की भौगोलिक स्थिति ही इसे इतना महत्वपूर्ण बनाती है। ये इतना संकरा है कि वहां किसी भी जहाज को निशाना बनाना ईरान के लिए बेहद आसान है। और ईरान ने यहाँ सिर्फ बल प्रयोग नहीं किया है, बल्कि कूटनीति का एक बहुत ही चतुर और मारक इस्तेमाल भी किया है। उन्होंने घोषणा की है कि जो देश उसके मित्र हैं, उनके जहाजों को इस जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकलने का रास्ता दिया जाएगा। वाह, ये तो दुनिया को दो स्पष्ट गुटों में बांटने की एक बहुत ही सोची समझी चाल है। मतलब वे अनिवार्य रूप से कह रहे हैं कि अगर आप अमेरिका का साथ छोड़ते हैं
तो ही आपको तेल मिलेगा। बिल्कुल सीधा ब्लैकमेल। तो इस कूटनीतिक चाल का पश्चिमी देशों और अमेरिका के जो सहयोगी हैं उन पर क्या असर हो रहा है? स्रोत के अनुसार ईरान की ये चाल बहुत हद तक सफल होती दिख रही है। ऊर्जा संकट के डर से यूरोप और अमेरिका के अन्य सहयोगियों ने खुले तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की उस अपील को ठुकरा दिया है, कौन सी अपील? जिसमें उन्होंने हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य को जबरन खोलने के लिए एक संयुक्त नौसैनिक बल बनाने की मांग की थी। कोई भी देश अपनी ऊर्जा सुरक्षा को दांव पर लगाकर इस दलदल में नहीं कूदना चाहता। इससे एक स्वाभाविक सवाल पैदा होता है जिसे हम सो व्हाट पहलू कह सकते हैं। मतलब इस पूरी भू राजनीतिक शतरंज का एक आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर है? हजारों किलोमीटर दूर किसी समुद्री रास्ते पर क्या हो रहा है, इससे किसी अन्य महाद्वीप में बैठे व्यक्ति को क्यों फर्क पड़ना चाहिए? इसका असर बहुत सीधा और भयानक है। जब 30% वैश्विक तेल की आपूर्ति अचानक रुक जाती है या खतरे में पड़ जाती है, तो समुद्री बीमा यानी मरीन इंश्योरेंस की दरें आसमान छूने लगती हैं। ओह, तो सारा खेल इंश्योरेंस का है। हाँ, जहाज कंपनियों को लंबे और महंगे रास्तों का चुनाव करना पड़ता है। इसका सीधा मतलब है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बेतहाशा बढ़ जाती हैं। और जब ईंधन महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है। बिल्कुल, माल ढुलाई महंगी हो जाती है और अंततः ब्रेड से लेकर दवाइयों तक हर आवश्यक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। स्रोत स्पष्ट करता है कि अमेरिका और पूरी दुनिया को इस आर्थिक अराजकता से सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि महंगाई तो पहले से ही एक वैश्विक समस्या है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ये सवाल उठना लाजिमी है कि अगर पूरी दुनिया को इतना भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है, अगर अमेरिका के सहयोगी भी मदद करने से पीछे हट रहे हैं और हथियारों के भंडार भी कम पड़ रहे हैं, तो फिर ये युद्ध रुक क्यों नहीं रहा है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। इसका उत्तर शायद इस बात में छुपा है कि इसमें शामिल देशों के रणनीतिक और वैचारिक लक्ष्य क्या हैं। स्रोत के अनुसार इजराइल इस युद्ध को केवल अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए नहीं लड़ रहा है, बल्कि इसके पीछे चुनी हुई भूमि के बाइबल वादे का एक गहरा वैचारिक जुनून है। ये पॉइंट बहुत अहम है। देखिए, जब किसी युद्ध का प्रेरक तत्व केवल भौगोलिक या राजनैतिक न रहकर वैचारिक और धार्मिक हो जाता है, तो उसकी गतिशीलता पूरी तरह बदल जाती है। मतलब फिर पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। हाँ, ऐसे में आर्थिक नुकसान या मानवीय कीमत को एक आवश्यक बलिदान मान लिया जाता है, न कि रुकने का कारण। और इसी वैचारिक जुनून के कारण युद्ध का विस्तार हो रहा है। स्रोत बताता है कि इजराइल का लक्ष्य केवल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना नहीं है, बल्कि वे लेबनान, इराक और सीरिया तक इस युद्ध का दायरा बढ़ाना चाहते हैं। उनका अंतिम लक्ष्य बहुत बड़ा है। हाँ, उनका अंतिम और सबसे बड़ा लक्ष्य ईरान में शासन परिवर्तन यानी रिजीम चेंज करना है। और इसी दिशा में उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक कदम उठाया है। बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बहुत करीब एक बड़ा हमला किया है। और यह ध्यान देने वाली बात है कि यह संयंत्र रूस के सहयोग और तकनीक से बना है। बुशेहर संयंत्र के पास हमला करना कोई सामान्य सामरिक निर्णय नहीं हो सकता। सैन्य दृष्टिकोण से इसे एक जानबूझकर किया गया उकसावा माना जाता है, डेलिब्रेट प्रोवोकेशन। रूस को उकसाने के लिए? बिल्कुल। ये रूस को सीधे तौर पर यह संदेश देने की कोशिश है कि इजराइल इस क्षेत्र में अपनी मर्जी से कार्रवाई करेगा, चाहे अंतर्राष्ट्रीय समीकरण कुछ भी हो। लेकिन यहाँ स्रोत में मौजूद एक और बड़े विरोधाभास पर ध्यान जाता है। अगर तेल की बढ़ती कीमतों और सप्लाई चेन टूटने के कारण दुनिया इतनी भारी कीमत चुका रही है और बुशहर जैसे हमलों से परमाणु विकिरण का खतरा मंडरा रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक मूक दर्शक क्यों बना हुआ है? मतलब बड़े और शक्तिशाली देश मिलकर अमेरिका या इजराइल पर इस युद्ध को रोकने का दबाव क्यों नहीं डाल रहे हैं? देखिए, इस शांति या कहें निष्क्रियता के पीछे एक बहुत बड़ा रणनीतिक डर है। कैसा डर? ईरान में शासन परिवर्तन केवल हवाई हमलों से संभव नहीं है। इसके लिए जमीन पर सेना उतारनी होगी, यानी एक जमीनी आक्रमण या ग्राउंड इन्वेजन करना होगा। ओह, और कोई ऐसा करना नहीं चाहता? बिल्कुल। आज की तारीख में किसी भी पश्चिमी देश में, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोप, एक और लंबे जमीनी युद्ध में अपने सैनिकों को झोंकने का न तो राजनीतिक उत्साह है और न ही आर्थिक क्षमता। और इसके अतिरिक्त चीन और रूस जैसे शक्तिशाली देश किसी भी प्रकार के पश्चिमी जमीनी आक्रमण का कड़ा विरोध करेंगे। तो ये एक ऐसा गतिरोध बन गया है जहां आगे कुआं है और पीछे खाई। स्रोत इसे एक स्पाइडर्स वेब यानी मकड़ी के जाले के रूप में वर्णित करता है।
मकड़ी का जाला। हाँ, इस जाले में बाहरी परिधि पर उलझना तो आसान है, लेकिन इसके केंद्र यानी ईरान में जमीनी स्तर पर घुसना नामुमकिन है। पश्चिमी देश बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि बुशहर जैसी जगह पर किया गया एक भी गलत कदम या जमीनी युद्ध की शुरुआत रूस और चीन को इस संघर्ष में सीधे सैन्य रूप से खींच सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो ये क्षेत्रीय युद्ध रातों रात तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा। बिल्कुल। और इसीलिए भारी आर्थिक नुकसान सहने के बावजूद दुनिया के बड़े देश सीधे सैन्य हस्तक्षेप से बच रहे हैं। अर्थव्यवस्था के शस्त्रीकरण को देखा और इस भू राजनीतिक मकड़ी के जाले के खतरों को भी परखा। लेकिन स्रोत इस बात पर जोर देता है कि अगर जमीनी आक्रमण असंभव है और भारी हवाई बमबारी विफल हो रही है, तो इसका कारण सिर्फ ईरान का जटिल भूगोल या रूस चीन का डर नहीं है। तो असली कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण वो गहरी वैचारिक ढाल या आइडियोलॉजिकल आर्मर है जिसका सामना पश्चिमी ताकतों को करना पड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल। इस वैचारिक ढाल को समझे बिना ईरान की रणनीतिक सहन शक्ति को नहीं समझा जा सकता। स्रोत स्पष्ट करता है कि शिया राजनीतिक संस्कृति का आधार सिर्फ समकालीन भू राजनीति नहीं है। तो ये इतिहास से जुड़ा है? हाँ, ये करबला के युद्ध की ऐतिहासिक और धार्मिक स्मृति से उसकी ऊर्जा और शक्ति प्राप्त करती है। करबला का युद्ध ये केवल इतिहास के पन्नों में दर्ज एक घटना नहीं है। ये एक पूरी सभ्यता के सोचने, सहने और प्रतिरोध करने का तरीका है। मतलब ये एक सभ्यतागत प्रतिरोध या सिविलाइजेशनल रेजिस्टेंस है, जहां हार न मानना और सर्वोच्च बलिदान देना ही सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। और ये मनोविज्ञान युद्ध के मैदान में बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। कैसे? देखिए, जब करबला की कहानी, जो धैर्य, बलिदान और रणनीतिक सहन शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है, किसी राष्ट्र की सामूहिक चेतना का हिस्सा बन जाती है, तो बाहरी दबाव अलग तरीके से काम करता है। जब कोई विदेशी शक्ति उनके नेतृत्व को उखाड़ फेंकने की कोशिश करती है, तो आम जनता इसे केवल एक राजनीतिक या सैन्य हमला नहीं मानती। वे इसे अपने धर्म, अपनी पहचान और अपने अस्तित्व पर सीधा हमला मानते हैं। ये तो ऐसा है जैसे हवा से आग बुझाने की कोशिश की जा रही हो। मतलब सैन्य दबाव रूपी हवा जितनी तेजी से चलेगी, वैचारिक और धार्मिक प्रतिरोध की आग उतनी ही भड़केगी। बहुत ही सटीक बात कही आपने। प्रयास किया जा रहा है वो वास्तव में राजनीतिक शियावाद की जड़ों को कमजोर करने के बजाय उन्हें और अधिक गहरा और मजबूत कर रहा है। और इसी कारण से वो हेड ऑफ द स्नेक वाली थ्योरी यहाँ पूरी तरह विफल हो गई। हाँ, क्योंकि आयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद शासन ताश के पत्तों की तरह नहीं बिखरा। इसके विपरीत मुज्तबा खामेनेई का नया सुप्रीम लीडर बनकर उभरना इस बात का बहुत मजबूत संकेत है कि शिया उग्रवाद और भी अधिक आक्रामक रूप में पुनर्जीवित हो गया है। बाहरी हमलों ने राष्ट्रवाद और धार्मिक एकता को उस स्तर पर मजबूत कर दिया है जहां मौत को शहादत और हार को जीत की सीढ़ी माना जाता है। इस पूरी तस्वीर का सबसे बड़ा निष्कर्ष ये निकलता है कि पश्चिमी देशों के पास भले ही दुनिया के सबसे उन्नत रडार सिस्टम हों, सबसे मारक मिसाइलें हों और हवा में बेजोड़ श्रेष्ठता हो, लेकिन स्रोत साफ शब्दों में चेतावनी देता है कि पश्चिमी सैन्य श्रेष्ठता किसी रणनीतिक जीत की गारंटी नहीं दे सकती। बिल्कुल नहीं। अगर दुश्मन ने अपनी विचारधारा और अपनी अर्थव्यवस्था की भौगोलिक स्थिति को ही ढाल बना लिया है, तो सिर्फ बम गिराकर कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता। ये युद्ध के स्वरूप में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। मतलब जब एक पक्ष तकनीक और मारक क्षमता पर निर्भर है और दूसरा पक्ष समय, भूगोल और अटूट वैचारिक संकल्प पर खेल रहा है, तो परंपरागत सैन्य पैमानों से हार जीत का फैसला करना असंभव हो जाता है। तो इस डीप डाइव को समेटते हुए अगर हम सारे डॉट्स को जोड़ें, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि पश्चिमी एशिया का ये वर्तमान संघर्ष अब केवल हवाई हमलों और मिसाइलों तक सीमित नहीं है। ये उससे बहुत आगे निकल चुका है। हाँ, ये ऊर्जा बाजारों, वैश्विक शिपिंग लाइनों और सबसे महत्वपूर्ण रूप से गहरी धार्मिक और वैचारिक मान्यताओं का एक बहुआयामी युद्ध बन चुका है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल की वो सैन्य ताकत है जो आसमान से सब कुछ नष्ट कर सकती है, और दूसरी तरफ ईरान का वो रणनीतिक धैर्य है जिसने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के जरिए पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की नस दबा रखी है। और इस पूरी प्रक्रिया में जो आर्थिक और कूटनीतिक कीमत दुनिया चुका रही है, वो शायद भविष्य के इतिहास में दर्ज होने वाले सैन्य नुकसान से कहीं अधिक बड़ी और व्यापक होगी। बिल्कुल। और इसी बात पर विचार करते हुए इस चर्चा का अंत स्रोत में उल्लेखित एक अत्यंत प्रासंगिक ऐतिहासिक संदर्भ से किया जा सकता है। प्राचीन यूनानी इतिहासकार
थ्यूसीडाइड्स का एक बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है। हाँ, थ्यूसीडाइड्स का सिद्धांत। सिद्धांत ये है, ताकतवर वो करते हैं जो वे कर सकते हैं और कमजोर वो सहते हैं जो उन्हें सहना पड़ता है। ये तो सदियों पुराना यथार्थवाद है। हाँ, हजारों सालों से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और युद्धों को इसी यथार्थवादी नजरिए से आंका जाता रहा है कि जिसके पास ज्यादा हथियार हैं वही नियम बनाएगा। थ्यूसीडाइड्स का ये सिद्धांत हमेशा से ये मानता आया है कि सैन्य रूप से कमजोर पक्ष के पास झुकने या नष्ट होने के अलावा लेकिन स्रोत ये तर्क देता है कि इस 2026 के युद्ध ने थ्यूसीडाइड्स के इस पुराने सिद्धांत को पूरी तरह से उलट दिया है। यहाँ जिसे सैन्य रूप से कमजोर माना जा रहा था, उसने चुपचाप सहने से साफ इनकार कर दिया है। उसने बाजी पलट दी। बिल्कुल। इसके बजाय उस कमजोर पक्ष ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है और दुनिया के सबसे ताकतवर देशों को कूटनीतिक और आर्थिक रूप से पंगु कर दिया है। ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है। ये पूरी स्थिति एक बहुत ही गंभीर सवाल सोचने पर मजबूर करती है। अगर एक सैन्य रूप से तथाकथित कमजोर पक्ष सिर्फ एक संकरे समुद्री रास्ते को रोककर और अपनी वैचारिक दृढ़ता के बल पर दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैन्य गठबंधनों को बेबस कर सकता है, तो क्या हमें भविष्य के युद्धों को मापने का पैमाना हमेशा के लिए बदलना होगा? शायद हाँ। क्या इस आधुनिक आपस में जुड़ी हुई दुनिया में, जहां अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर है, सिर्फ सैन्य शक्ति और आधुनिक हथियार होना ही जीत सुनिश्चित कर सकता है? या फिर आधुनिक युद्धों में जीत की असली चाबी अब सैन्य जनरलों के हाथ से निकलकर अर्थशास्त्र और गहरी विचारधारा के हाथों में चली गई है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कई दशकों तक गूंजेगा। निश्चित रूप से। इन सवालों के साथ आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम दिया जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिस पर गहराई से नजर रखने और सोचने की आवश्यकता है।